नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुदेश वर्मा जी हैं। सुदेश वर्मा जी कई अखबारों में काम करने के बाद आजकल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। सुदेश वर्मा जी उन पत्रकारों में भी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी रहे हैं। इनका प्रधानमंत्री मोदी से परिचय तब से है जब वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हुआ करते थे और अक्सर वे मिलकर बैठकर बातें किया करते थे। सुदेश वर्मा वह पहले पत्रकार हैं जिन्होंने मोदी जी के ऊपर पहली पुस्तक लिखी थी। शायद तब लोगों को नहीं मालूम था कि मोदी जी एक दिन देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। तब उस पुस्तक का नाम रखा था इन्होंने मोदी द गेम चेंजर। अब एक और पुस्तक के साथ सुदेश वर्मा तैयार हैं और इस पुस्तक का नाम है, आप ही बताइए सुदेश जी। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया गेम चेंजर इन एक्शन। क्योंकि आपको याद है मैंने इनको गेम चेंजर बोला था, अब तो सब लोग बोलते हैं। उस समय तो गेम कैसे चेंज हुआ, आपके जैसे मित्र और बाकी लोग पूछते थे कैसे, तो वो मैंने दिया कैसे भारत ट्रांसफॉर्म हुआ और जो गेम चेंजर नरेंद्र मोदी जी हैं किस तरह एक्शन में रहे इस ट्रांसफॉर्मेशन को लाने के लिए। थोड़ा पीछे मैं ले जाना चाहता हूँ आपको। जब आपने पहली पुस्तक लिखी थी तब आप अक्सर गुजरात जाया करते थे और बहुत ही एक लंबी अवधि में मैंने देखा आपने शोध कार्य किया था उस किताब पे। तब किताब लिखने में ज़्यादा कठिनाई थी या अब जब प्रधानमंत्री 10 साल अपना परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं तब ज़्यादा दिक्कत हुई? देखिए, आसानी तो अभी थी क्योंकि आपको पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी रह चुका हूँ और भारतीय जनता पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट में अभी भी हूँ। तो जो एक्शन हो रहा है वो मेरे नज़रों के सामने हो रहा है। हर चीज़ मुझे पता है क्या हो रहा है, और उसको कॉन्सेप्ट में एक डालना था। और जब परीख पुस्तक आई उस समय काफ़ी रिसर्च करना पड़ा क्योंकि बहुत से चार्जेस, काउंटर चार्जेस थे और उस समय लोग ऐसा सोच भी नहीं पाए थे कि नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े विजनरी हैं। जो एक विकास यात्रा गुजरात में हुई उसको शोकेस करने का प्रयास किया गया। उनकी जीवनी के बारे में भी काफ़ी डिटेल में मैं गया था, जो इस बुक में डिटेल में नहीं है, उसके बाद क्या हुआ उसमें है। तो ये लिखना काफ़ी आसान था, लेकिन रिसर्च जो है, स्टैटिस्टिक्स जो है, उसको लाने के लिए आप एक चीज़ को लिखने के लिए मुझे कम से कम 10-15 ऐसे यूआरएल में जाना पड़ता था। तो बहुत टफ था, काफ़ी लंबा रिसर्च चला। इसी कारण से मैं थोड़े दिन अंडरग्राउंड भी रहा क्योंकि पुस्तक लिखना इतना आसान नहीं जैसे लोगों को लगता है। क्योंकि ये एक पैम्पलेट नहीं है पार्टी का जिसमें आपको हर चीज़ बताया जा रहा है कि ये किया मोदी जी ने, ये किया। एक कॉन्सेप्ट के तहत है कि उन्होंने भारत को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। जो भारत आज हम देख रहे हैं और जो भारत 10 साल पहले था उसके बीच का एक कंपैरिजन है। मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो आपने किताब अब लिखी है, ये 10 साल की पूरी जर्नी, उसको आपने कब सोचा कि ये किताब के रूप में आना चाहिए? कब से काम शुरू किया आपने? देखिए, आपके जैसे मित्र तो हमेशा बोलते थे कि पहले जो 5 साल की थी उसके बाद ही लिखना चाहिए था। बस बाकी लोगों ने बोला कि आप क्या वन बुक वंडर है। हम बोले नहीं, अभी जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं, जब 5 साल हो गया था तो एक बीज रोपण का कार्य हो रहा था और कोई भी सरकार 5 साल में आपको अचीवमेंट नहीं दिखा सकती। तो रियल असेसमेंट करना है तो आप एक लंबा वक्त देंगे और 10 साल एक काफ़ी लंबा वक्त है जिसमें आप एसेस कर सकते हैं कि भारत किस ओर जा रहा है। मान लीजिए आपने कोई एक स्टेप लिया, रोड बनाने का स्टेप लिया कि रोड को किस तरह से आप चौड़ा कर रहे हैं। जैसे अभी 14 लेन जो दिल्ली मेरठ का रोड बना है, ये अपने आप में एक वंडर है वर्ल्ड का। कहीं नहीं है वर्ल्ड में इतना चौड़ा रोड और इतना साइंटिफिक बना हुआ। तो हर चीज़ को बनने में वक्त लगता है। तो 10 साल जब हुआ तो ये एक टाइम है असेसमेंट का, जहाँ हम बता सकते हैं कि मोदी जी ने किया, नहीं किया, फेलियर रहा तो क्यों रहा, सक्सेस रहा तो क्यों रहा, पिछले की सरकार क्यों नहीं कर पाई। तो आप देखेंगे कि भारत बिल्कुल एक बदलता हुआ दृश्य। अगर आज आप नेशनल हाईवे में अपनी गाड़ी को लेके जाइए तो आपको लगेगा तो बिल्कुल बदला हुआ भारत है। वही ज़मीन जो आपको बहुत सस्ते मिलती थी, आज आप चले जाइए नेशनल हाईवे के बगल में आपको ज़मीन नहीं मिलेगी, बहुत कॉस्टली है। तो ये एक एम्पावरमेंट हुआ है लोगों का। मैं अभी ये विकास की यात्रा उनकी कैसी, उस पर बाद में आऊँगा। आपने 3 मोदी को देखा, 2014 से पहले के मोदी, 2014 से 19 के मोदी और 2019 से 24 के मोदी। मोदी एक बार फिर से अपने घोषणा पत्र के साथ दोबारा जनता के पास आए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो 2014 से पहले, 2014 से 19 के मोदी और 2019 से 24 के मोदी में आपने उनकी कार्यशैली में, उनके कामकाज के तरीके में कोई परिवर्तन देखा क्या? देखिए, 2014 के पहले जो मोदी थे, आप मुख्यमंत्री की बात करें, जो उनका लंबा कार्यकाल रहा 13 साल का, और उसके पहले की बात करें जब वो पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में थे, सेक्रेटरी थे, फिर जनरल सेक्रेटरी बने, वहाँ से अगर जर्नी को आप ट्रैक करिए तो आप देखेंगे कि मोदी जी ने बड़ा साइंटिफिक तरीके से पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाया। जैसे हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज थे, युवाओं पर भरोसा किया,
युवाओं को चार्जअप किया और उसके बीजेपी के रिजल्ट में शो हुआ। तो हमने उनको एज ऑर्गेनाइजेशनल मैन देखा, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला था कि अगर ये सत्ता में जाएंगे गवर्नेंस कैसा करेंगे। कॉन्सेप्ट तो था, क्योंकि व्यक्ति जो गरीबों के बीच में रोज़ मिल रहा है, आरएसएस का एक प्रचारक है जो जाके सबसे मिलता है, उसको दुख तो पता है, लेकिन क्या सोल्यूशन दे पाएंगे। तो जब ये मुख्यमंत्री बने तो डे वन से इन्होंने सोल्यूशन देने का प्रयास किया, किस तरह से रिफॉर्म किया अपने पूरे स्टेट सिस्टम को, जिससे कि वही लोग जो पहले बिजनेसमैन को देखकर सोचते थे कि चलो बिजनेसमैन आया तो इससे कुछ पैसा लिया जाए, वही लोग, वही ब्यूरोक्रेट रेड कार्पेट वेलकम देते थे, क्योंकि उन्हें पता लगा कि बिजनेस आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, तभी तो ग्रो करेगा। ग्रोथ तो उनके बिना हो नहीं सकता। सरकार तो ग्रो नहीं कर, सरकार तो एक एस्टेब्लिशमेंट बनाती है और उसमें खर्चा करती है, जो सैलरीज हो गए, बाकी अलाउंसेस हो गए, लेकिन सरकार कमाती नहीं, कमाते तो बिजनेसमैन है, वो टैक्स देंगे तभी पैसा आएगा। तो जिस तरह से गुजरात का ग्रोथ स्टोरी ने प्लान किया, उसको मैंने स्टडी किया, जो 2014 के पहले था। और उस समय आपको याद होगा अन्ना मूवमेंट आया था करप्शन के खिलाफ, जिसमें केजरीवाल और बाकी लोग इमर्ज किए। तो केजरीवाल एक सोल्यूशन के रूप में नहीं इमर्ज कर पाए, जबकि ऑलरेडी मोदी जी थे गुजरात में जो सोल्यूशन देने का प्रयास कर रहे थे आईटी को यूज़ करके। तो अन्ना मूवमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज जो मिला, वो लोगों की जो तलाश थी कि कैसे भारत को कोई विकास कर सकता है, कोई व्यक्ति है क्या जो इस रास्ते पर ले जाए, वो नरेंद्र मोदी जी इमर्ज किए। और ये कैप्चर करता है जो हमारी किताब है नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर, पहली वाली। इसमें दो पहलू हैं। एक, मोदी वो हैं जो ये बताते हैं कि उन्होंने भारत को एक किस ऊंचाई पर ले गए, दुनिया में भारत का डंका किस तरह से बज रहा है, और लोगों ने महसूस भी किया, जो बाहर हमारे लोग काम कर रहे हैं दूसरे देशों में, उनका भी ये हमेशा प्रतिक्रिया दिखाई देती है कि मोदी के कारण भारत का नाम बहुत ऊंचा हुआ। एक दूसरा पहलू ये है कि जो हमारे गाँव में लोग रह रहे हैं, जिनका जीवन स्तर बहुत नीचे था, उन दोनों में क्या दोनों तरफ ट्रांसफॉर्म देखते हैं या केवल भारत की इमेज के रूप में ट्रांसफॉर्म देखते हैं आप? देखिए, अगर जो व्यक्ति गरीबों के बीच में रहा है उसको नाटक करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आपको जाके आप गरीबी को खुद देखे हैं, झेले हैं। उनकी माँ थी, दूसरों के घरों में काम करती थी, आपको पता है, जो वो खुद चाय बेचने जाते थे। लोग कभी कभी मजाक भी करते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं है कि वो चाय बेचने जाते थे सप्लीमेंट करने के लिए इनकम में। एक बच्चा जो है जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है वो करता था। तो वो व्यक्ति जो झेला हुआ है उसे पता है कि गरीबी क्या होती है, उसे पता है कि अगर कोई बीमार पड़ता है घर में तो घर की सारी इकॉनमी चौपट हो जाती है। बीमार पड़ जाए किसी गरीब के घर में तो वो क्या करेगा? किसी से बोरो करेगा, उसके और कोई तरीका तो नहीं, और रिश्तेदारों से बोरो करेगा, डेट ट्रैप में आ जाएगा और उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो आयुष्मान अगर योजना आती है, आयुष्मान योजना ये उन लोगों का 50 करोड़ लोगों का एक बताइए कि रीढ़ की हड्डी की तरह है। 35 करोड़ लोगों ने इसका फ़ायदा लिया है। गरीब जनता को अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री में भोजन दे रहे हैं तो भोजन क्यों देने की ज़रूरत पड़ी? तो आपको पता है कि वो लोग जो हैं सफ़र कर रहे हैं, और उनको अगर आप मेन स्ट्रीम इकॉनमी में लाना है तो आपको बेसिक सुविधाएं देनी पड़ेगी, जिससे कि उनकी इकोनॉमी चरमरा ना जाए। आज उन्हें फ्री का राशन मिल रहा है। देखिए, देश तरक्की नहीं कर सकती अगर 80 करोड़ लोग आपके भूखे रहें तो। और ये लोग कभी कभी बोलते हैं कि नहीं ये तो आप फ्री में दे रहे हैं। आप ये सोचिए, उनको एम्पावर करना, आप खाना दे रहे हैं, उनको हेल्थ सिस्टम दे रहे हैं, उनको आप गैस दे रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत, उनको आप फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं अपने बच्चों के क्लास 8 तक। ये सब चीज़ मिल जाने के बाद तब वो व्यक्ति सोचता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। सुदेश जी, एक तरफ जो है सरकार ये वादा करती है, दावा भी करती है कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठा लिया। दूसरी तरफ जो है विपक्ष ये कहता है कि देश में बहुत महंगाई है और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं जो महंगाई की चर्चा करती हैं। तो एक तरफ आप लोगों को कह रहे हैं कि हमने फ्री राशन दिया, पढ़ाई की व्यवस्था करी, दवा की व्यवस्था करी। दूसरी तरफ क्या महंगाई सचमुच आपको दिखाई देती है या विपक्ष का केवल ये आरोप है? देखिए, हम लोगों को समझना पड़ेगा इन्फ्लेशन जो होता है और जो हम बेसिक कमोडिटीज़ की बात करते हैं, जैसे सब्जियां हो गए, चावल तेल हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, क्या इन चीज़ों पर हम प्राइस कंट्रोल कर पाएँ? आज के दिन आप चले जाइए बाजार में, आपको दिखेगा इन चीज़ों पर कंट्रोल है। जो आम व्यक्ति के रोज़मर्रे की चीज़ है उस पर प्राइस कंट्रोल है। ये बात सही है कि इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल में आपका देखिए, आपके पास एक मेजरिंग रॉड है कंपेयर करने का। आप यूएस से कंपेयर करिए, यूके से कंपेयर करिए, डेवलप्ड वर्ल्ड से करिए, बाकी कंट्री से करिए। इंडिया आइलैंड ऑफ ग्रोथ है। चाहे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में है, लोगों को अगर हम गरीबों को दे रहे हैं सब्सिडी, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि उनका सिस्टम नहीं चरमरा है। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि एम्पावरमेंट बढ़ा है, लोगों के जरिया बढ़े हैं, आय के जरिए बढ़े हैं, तो निश्चित ही उनका एम्पावरमेंट हुआ है। एम्पावरमेंट हुआ है तो थोड़ा तो बेयर कर सकता है व्यक्ति। और निश्चित ही ये एक चैलेंज भी है,
मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा महंगाई बिल्कुल नहीं है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, अपने आंकड़ों को वो देख लें तो हमारे आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं उनके कंपैरिजन में। एक और सवाल आजकल बहुत उठाया जा रहा है कि रोजगार नहीं है, और प्रधानमंत्री मोदी 2014 में आते ही उन्होंने पहले कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। क्या रोजगार के इस मोर्चे पर बीजेपी या मोदी के लिए कोई उपलब्धियां कम रही हैं क्या? देखिए, बिल्कुल सरासर गलत है ये, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। मैं तो देखता हूँ कि आप अगर पैसा दें भी तो लोग काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, लोगों को ज़्यादा पैसा चाहिए, ये एक सिस्टम इमर्ज किया है। रोज़गार का मतलब अगर सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी देने के लिए सरकार नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी कम होगी तभी प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा। सरकारी नौकरी अगर आप बढ़ाएंगे तो आप कॉस्ट एक्सपेंडिचर को ज़्यादा डालेंगे, और ये सरकार है, हमारी फ़िलॉसफी है बीजेपी की कि सरकार को गवर्नेंस से बाहर आना चाहिए, जिससे लोग बिजनेस करें। सरकार को बिजनेस से बाहर आना चाहिए और लोग अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक मोड़ पाएँ। अगर मुद्रा योजना के तहत इतने लोन बटे हैं, करोड़ों करोड़ों लोन बटे हैं, 10 करोड़ से भी ज़्यादा, तो वो कहाँ गए? वो रोज़गार ही तो पैदा करेंगे। आप उसको रोज़गार नहीं मानते कि मान लीजिए कोई अगर रेहड़ी का भी व्यक्ति है, अगर सब्ज़ी ले रहा है, उसको अगर लोन मिल जाता है, एक आदमी को एम्प्लॉय करता है, वो रखता है, वो आपके नज़र में रोज़गार नहीं है, लेबर मिनिस्ट्री के आंकड़े में नहीं आएगा ये, लेकिन उसकी जो स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, आर्थिक स्थिति अच्छी होने के टर्म्स में देखेंगे तो ये सरकार बहुत अच्छा की। अगर रोड बन रहे हैं तो रोड कौन बना रहा है? व्यक्ति ही बना रहा है ना। इतना जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो विकास के कार्य हो रहे हैं, इसमें लोग ही तो हैं जो कार्य कर रहे हैं, और लोग कार्य कर रहे हैं तो उन्हें पैसा मिल रहा है। क्या नरेगा के तहत हम लोगों ने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया? हाँ, लेकिन आप बात करेंगे सरकारी नौकरी की, स्ट्रक्चर्ड नौकरी की, जो लेबर मिनिस्ट्री के आंकड़े में होते हैं, तो वो ज़माना चला गया। लोग आजकल देखिए, मैं आपको बताऊं, खुद हमारा बेटा जो इंजीनियरिंग करके निकला है, वो स्टार्टअप में जाना चाहता है, वो नौकरी करना ही नहीं चाहता। तो आप क्या करेंगे? उस तो कभी रिकॉर्ड में आएगा नहीं उसका। तो बहुत लोग आजकल स्टार्टअप इकोसिस्टम में 100 से ज़्यादा तो हमारे पास वो बड़े स्टार्टअप्स हैं जो 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जिनका है एक टर्नओवर। तो इतना बड़ा कंट्री में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चाहे वो स्टार्टअप इकोसिस्टम का आप लीजिए। हर व्यक्ति को मैं देखता हूँ जो पहले थे, आज देखता हूँ उनके सिचुएशन अच्छे हुए हैं, उनके सिचुएशन। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि रोजगार? लेकिन कांग्रेस जो है लगातार 30 लाख नौकरी देने के वादे के साथ ये चुनाव प्रचार करना चाहती है और इस पे सरकार को घेरना चाहती है। ये कांग्रेस का कोई गेम प्लान सफल होता दिखाई दे रहा है, आपको लगता है ये गिमिक है? अरे, हम तो करोड़ों से भी ज़्यादा दे रहे हैं लोगों को। 30 लाख क्या है इस भारतवर्ष के लिए, जहाँ 140 करोड़ पॉपुलेशन है, इसमें 30 लाख कुछ भी नहीं है। और 30 लाख क्या सरकारी जॉब देगी आप? टोटल संख्या ही सरकारी जॉब की 40 लाख है, अब क्या 30 लाख हर बार जोड़ेंगे? अगर ये एजेंडा है इनका तो भगवान बचाए इनसे देश को, क्योंकि ये देश को गर्त में ले जाएंगे, क्योंकि इनको इकॉनमी की कोई समझ नहीं है। मैं मोदी जी के संबंधित कुछ व्यक्तिगत सवाल आपसे जानना चाहूँगा। आपने काफ़ी सर्वे रिसर्च किया है, एक सोशल मीडिया पे ये चर्चा चलती है, लगातार लोग कहते हैं कि मोदी ने कभी चाय नहीं बेची। क्या आप उस जगह पे गए जहां मोदी ने चाय बेची थी? मैं वाटनगर स्टेशन गया हूँ, मैंने वो दुकान देखी जो इनका दुकान था, इनके चाचा का दुकान अभी भी वहाँ पर है। और लोगों से जाके आप वाटनगर में बात करेंगे तो लोग इनकी कहानी बताते हैं। जो स्कूल है वहाँ से थोड़ी दूर है जहाँ वो पढ़ते थे, वो स्कूल में जब आपको 2 गाड़ी आती थी, एक सुबह एक शाम, और वो जब गाड़ी आती थी, गाड़ी की सीटी बजती थी तो वो दौड़ के स्कूल से निकलते थे, क्योंकि आपको पता है उस समय विलेज स्कूल कैसा होता होगा। जाते थे, चाय बेचते थे, वहाँ जाके साधुओं के बीच में इंटरेक्ट करते थे और अपने स्कूल को भी करते थे। जिसको नहीं पता है कुछ भी आप बोल दीजिए, हम लोग तो डॉक्यूमेंट किए हैं इसको, और इसमें किसी को कोई शक नहीं है। और चाहे बेचे नहीं बेचे ये कोई मुद्दा थोड़ी ना है, और उनका जो इतिहास है उस पर उनको क्या अटैक करना चाहते हैं आप, ये समझ में नहीं आता। एक गरीब व्यक्ति अपने परिश्रम से देश के विकास के लिए कार्य कर रहा है। मोदी जी ने तो अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, अपने लिए क्या मांगते हैं वो? मोदी की डिग्री को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया, और अभी हाल तक, हालांकि केजरीवाल अब जेल में है, लेकिन उन्होंने विधानसभा सत्र बुलाकर एक अनपढ़ राजा की कहानी लोगों को सुनाई। एक प्रधानमंत्री के रूप में किसी चुने हुए मुख्यमंत्री का यह कटाक्ष आपको कैसा लग रहा है? इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि डिग्री मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो है डेमोक्रेसी में अगर वो अपने कुवत से, सेवा भाव से आया है, अपने विजन से लोगों को डिलीवर कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि उसको IIT की डिग्री की ज़रूरत है। एक कितने IIT की डिग्री वाले जो है मोदी जी पर PhD करेंगे, स्टडी करेंगे कि गवर्नेंस रोल मॉडल क्या है। और जहाँ तक तथ्य की बात है, फैक्ट्स की, मैं आपको बता सकता हूँ, चूँकि मैंने रिसर्च किया है। इमरजेंसी के समय ये अंडरग्राउंड थे और इन्होंने यहाँ से करस्पॉन्डेंस कोर्स से BA किया था। उसके बाद इन्होंने MA किया है पॉलिटिकल साइंस में,
गुजरात यूनिवर्सिटी से। तो इसमें कोई शक नहीं है। उस समय रिकॉर्ड कीपिंग, अगर मेरा रिकॉर्ड भी आप चेक करना चाहिए रांची यूनिवर्सिटी में, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके पास होगा। मेरा जो मार्कशीट है आप बोल सकते हैं फेक है, क्योंकि उस समय कंप्यूटराइज रिकॉर्ड नहीं था। बहुत मुश्किल है। जेएनयू का तो चलिए मैं जेएनयू से किया हूँ, जेएनयू का मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारी उम्र के जो हमसे थोड़े बड़े हैं, उनसे आप पूछिए तो उस समय सिस्टम वैसा नहीं था। तो किसी पर अटैक कर देना ये सही नहीं है। आपको उनके विजन के बारे में बात करना चाहिए, उनके विजन के ऊपर चैलेंज करना चाहिए। आपके पास अल्टरनेटिव विजन है क्या? मुद्दा ये है क्या केजरीवाल के पास अल्टरनेटिव विजन है? लोगों ने इनको बहुत अच्छा मौका दिया, मुख्यमंत्री बनाया इतने भारी बहुमत से, तो ये क्या क्या कर रहे हैं? क्या आप लोगों को शराब बांटने के लिए मुख्यमंत्री बने थे? मुद्दा ये है, अल्टरनेटिव विजन अगर विपक्ष नहीं दे पाएगा तो मुझे नहीं लगता इनका कुछ होने वाला है। चलिए आते हैं आपकी किताब पे फिर से। जो मोदी का जो है ट्रांसफॉर्मेशन है जो देश के लिए, वो अल्टीमेटली उन्होंने एक सपना दिखाया लोगों को कि 2047 तक हम एक देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। कौन कौन से आपको पाथ, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स आपको नजर आ रहे हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है जो भारत एक 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की तरफ है? देखिए, सबसे पहले तो कि इन्वर्टेड पिरामिड था पहले, कि ऊपर से लेके नीचे जाएगा। बड़े बड़े पीएसयूज खोल दो, सरकार बिजनेस में रहेगी और सरकार पर डिपेंडेंट होंगे लोग, और सरकार जिससे खुश होगी बिजनेस देगी। यही मॉडल था ना जिसको हम नेहरूवियन मॉडल बोलते हैं। लोगों को बड़ा खराब लगता है, बोलते हैं ये मॉडल सही नहीं था इस देश के लिए। क्यों? इस देश के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने क्रिएटिव लोग हैं, उन्हें मौका दीजिए। तो गवर्नमेंट का टास्क क्या होना चाहिए? जो सरकार है उसका कार्य होना चाहिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके हमारे आपके जैसे लोग इंटरप्रेनर बने, बिजनेस करें, और सरकार को जो यूज़ किए उसका यूज़र चार्ज दें, और जब आप प्रॉफिट बनाएंगे तो टैक्स दें। इससे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। अगर हम लोग आज यूके से भी बड़ी इकोनॉमी हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो ये बहुत बड़ी बात है ना, पहले तो नहीं थे। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्यों नहीं हम होंगे? उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन दे, महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन दे, मुंबई तो आपको पता ही है उससे ज़्यादा देगा। तो ये बहुत नज़दीक हम उसके जा रहे हैं जब हम उन देशों से आगे होंगे। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम विश्व के होंगे, और ये तभी होगा जब प्राइवेट सेक्टर में उद्यमी लोग आएँ, रिस्क लें, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करें। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर नहीं बना सकता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लिमिटेशंस हैं, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता अगर आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बात न करें। लेकिन देखिए, अगर आप इंटरनेट की बात करें, क्या इंटरनेट बेस्ड बिजनेस डेवलप नहीं हो? हर आदमी इंटरनेट नहीं ला सकता, लेकिन इंटरनेट बेस्ड बिजनेस तो बहुत लोग कर रहे हैं ना। तो ये जो एक बूम हुआ है, हर क्षेत्र में बूम होगा। सर्विसेज में इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में चैलेंजेस है हमें, तो वो भी हम ओवरकम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा होने वाला है। एक आखिरी सवाल, जो आप जैसे रिसर्चर, ऑथर जो मोदी के कामकाज पे नज़र रखते हैं, उनको तो मालूम है कि ये ट्रांसफॉर्म हो गया है इंडिया, क्या ये नीचे तक गया है क्या संदेश? और ये इस बार जो चुनाव 400 का जो नारा है, ये कहीं नज़दीक हम जाते दिखाई दे रहे हैं क्या? देखिए, लद्दाख के वैसे गांव में जहां -20 डिग्री टेम्परेचर होता है, जब फ्रीज कर जाती है बर्फ से, वहां भी मोदी जी ने नल से जल, बोलते हैं कल से जल, हम वहाँ पहुँचा चुके हैं पूरा साइंटिफिक सिस्टम यूज़ करके। जो बॉर्डर एरिया है लद्दाख का, वहाँ भी जल जा चुका है, जो कभी लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। मैं तो नक्सल प्रभावित गांव में भी गया हूँ झारखंड के, वहाँ भी देखा कि वहाँ भी आपको टॉयलेट्स मिल रहा है। तो जो आम व्यक्ति है वो देख रहा है कि उसकी चीज़ें बदल रही हैं। और आज मोदी जी का नाम लीजिए उनके सामने, तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाता है, जैसे है कोई व्यक्ति बैठा हुआ दिल्ली में जो उनके बारे में सोच रहा है। तो इसमें दो मत नहीं है कि विकास पहुँच रहे हैं। एक बार राजीव गांधी जी ने बोला था, आपको याद होगा, कि हम जब 1 रुपया बेचते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। वो 85 पैसा कहाँ जाता था? बिचौलियों के बीच में जाता था, पॉलिटिशियंस में जाता था, ब्यूरोक्रेट्स में जाता था, ये सब चेन। आज 100 का 100 पैसा जा रहा है उनके अकाउंट में, जनधन अकाउंट के थ्रू। और जो जैम है, जनधन अकाउंट, आधार और जो मोबाइल सिस्टम है, उसके तहत इन्फॉर्म भी किया जाता है कि तुम्हारा पैसा आ गया है। किसान को भी दिया जा रहा है एक भत्ता। तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं, लोगों को मिल रहा है। और जो विजन ट्रांसलेट लार्जर एस्पेक्ट पर देखेंगे, ये सारे इकोनॉमिक टर्म्स में ट्रांसलेट करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि डेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन डेट बढ़ रहा है, हम डेट को सर्विस करने के लिए नहीं बढ़ा रहे। अगर डेट बढ़ रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और हर 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो उसके मेनी टाइम 2.5 गुना रिटर्न आते हैं। ये तो इकोनॉमिक बेसिक इकोनॉमिक्स है। यूएस का डेट देखिए, चाइना का देखिए, जापान का देखिए, तो हम तो कहीं भी नहीं है। तो अभी हम ग्रोथ पीरियड में, हम इसको कम नहीं कर सकते। जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, उतना हमें फ़ायदा होने वाला है। तो निश्चित ही जब हर बॉक्स आपके टिक हैं, तो आप क्यों नहीं सोचिएगा 400 पार हो? बताइए, जबकि विपक्ष के पास कोई अल्टरनेटिव विजन नहीं है। तो ये थे ऑथर, पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुदेश वर्मा जी, जिन्होंने अपने यहाँ विचार रखे। उम्मीद है कुछ और ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और इलेक्शन मंत्रा का यह सफ़र आगे यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए इलेक्शन मंत्रा, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।